हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस फ्रेश नए लेक्चर में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एचएपी के आज के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो अभय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मंजीत बेटा। प्रीति, गुड मॉर्निंग। प्रशांत कुमार, गुड मॉर्निंग। आपका भी स्वागत है। सब लोग बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। तो बेटा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था, वैसे जितना पॉसिबल हो सकता है हर स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड हिंदी में भी रखने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी आप में से हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ओके। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे हिंदी टर्मिनोलॉजीज में ढूंढ पाया, क्योंकि मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा मिल रहा, बट यस मैंने जी जान से कोशिश की है। फिर भी अगर आप कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हो देन लेट मी नो, उसके हिसाब से मैं और भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ। ओके। अरे अबे बेटा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट देखो मैं आशीर्वाद देने जितना बड़ा नहीं हूँ कभी भी। मैं आपसे बस 5-6 साल बड़ा हूँ और कुछ नहीं है। तो आपके बड़े भाई जैसा हूँ, आशीर्वाद देना तो बड़े लोगों का काम होता है जो सीनियर होते हैं। मैं उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचा, मैं तो बस आपका बड़ा भाई हूँ। मेरा गुड लक हमेशा आपके साथ में रहेगा। राइट। राहुल, गुड मॉर्निंग। चलो, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है वो भी जानेंगे। उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, और हार्ट की डिटेल्ड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, किस प्रकार से हार्ट बीट तैयार होता है, कौन से अलग अलग पैरामीटर्स है, और ब्लड का क्या रोल होता है, ये सब कुछ हमें आज के लेक्चर में कवर करना है। तो जब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं जो कि हमारे जन्म के साथ ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होते जाता है, वैसे वैसे ये हड्डियां भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती जाती है। राइट। सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आपका भी। तो ये जो हड्डियां है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहली चीज तो ये जो हड्डियां है ये हमारे बॉडी को एक परफेक्ट शेप देता है। अगर इसमें से किसी भी हड्डी का एंगल आप चेंज कर दो तो आप देखो, जैसे जानवर के 4 पैर हो जाते हैं, उनकी पीठ सीधी है और उसको परपेंडिकुलर उनके पैर है। बट हम ह्यूमंस के साथ वैसे नहीं है, हमारे साथ सब कुछ पैरेलल है। इसी वजह से हम 2 पैरों पे खड़े हो पाते हैं। हमारे पैरों की, हमारी फीट्स की जो हड्डियां है, इनकी जो संरचना की गई है, इसके कारण हम लोग बॉडी बैलेंस बना के खड़ा रह सकते हैं। हमारी कमर की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, इसकी वजह से हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। देखो, अगर आपको कोई भारी चीज उठानी होगी, आप कहाँ से उठाते हो? आप पैरों से उठाते हैं कि हाथ से उठाते हैं? हाथ से उठाते हैं, क्योंकि हमारे हिप जॉइंट के कंपैरिजन में हमारे कंधे में यानी कि शोल्डर जॉइंट में ज्यादा ताकत है। साथ ही साथ जब नीचे से कोई चीज झुक कर उठानी है तो उसमें हमारी जो हिप बोन है, यानी कि जो हमारी कमर की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी है, वहां पे अगर आप देखते हो तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से नीचे से झुकने के बाद भी हम काफी हेवी चीजों को भी आसानी से उठा सकते हैं,
है ना। तो ये जो हड्डियां है, ये जो मानवीय कंकाल है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो ये नेटवर्क जो है, मतलब ये जो कंकाल की हड्डियां है, ये हर हड्डी एक दूसरे से किसी ना किसी जॉइंट के जरिए जुड़ी है। बीच में कहीं पे पूरा पूरा गैप है, ऐसा नहीं देखने मिलेगा आपको। हमारी खोपड़ी से शुरुआत होते हुए हमारे अंगूठों तक, अगर हम लोग पैरों के अंगूठों तक देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हड्डियों के बीच में जॉइंट हमें जरूर दिखता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकता है। मतलब क्या, अब भाई देखो, अगर मैं चाहूँ, मैं मुझे चलना है, तो भाई मेरे जो पैरों की क्या कहते हैं, एड़ी है, वहां से, वहां का जो जॉइंट है, एड़ी के नजदीक वाला जॉइंट है, वहां से पैर मुड़ना चाहिए, घुटने से पैर मुड़ना चाहिए, थाई से पैर मुड़ना चाहिए, यानी कि हिप बोन से, है ना। ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में कब काम करेगा, जब वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि कोई बड़ा बक्सा है, सब लोगों ने मिलकर उठाना है, 4 लोग लगेंगे उसके लिए, तो चारों लोग अगर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, 3 ने उठाया, एक ने उठाया नहीं, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। चारों ने उठाया, 3 लोग, 2 लोग इधर जा रहे, 2 लोग उधर जा रहे, तो बिगड़ बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे ही हमारी ये सारी की सारी हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन काफी आसानी से पॉसिबल हो जाता है। अदरवाइज देखो, कितनी सिंपल सी बात है, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, आपने देखा है लोग जब चलते हैं, कई बार लोगों के हाथ भी हिलते हैं, है ना, चलते चलते। या फिर जो सैनिक वगैरह होते हैं, पुलिस होता है, जो मार्च पास करते हैं, तो प्रॉपरली वो हाथ भी हिलाते हैं पैरों के साथ साथ। उसका तक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आप कभी एक से बैठे बैठे करके देखना, जो आपका पैर आगे आता है, उसका अपोजिट वाला हाथ आगे आएगा। अगर आप ऐसे चलते हो तो भाई आप नॉर्मल से चल पाते हो, बट अगर वही गड़बड़ी हो गई, सिंक्रोनाइजेशन में उल्टा सीधा हो गया, और अगर जिस पैर को आगे ले रहे हो उसी के हाथ को भी आगे लोगे, तो भाई चलने में भी मुश्किल होती है। ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट जैसे चले जा रहे हैं। सिंपल सा चलने जैसा एक्टिविटी है, वो भी इन हड्डियों के प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के बिना या फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बिना मुश्किल है। तो भाई बड़े बड़े एक्टिविटीज कैसे हो सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा मानवीय कंकाल सिस्टम है, या फिर जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, इसका नॉर्मल होना या फिर इसका होना अपने आप में बहुत ही जरूरी चीज होती है। ओके, तो अगर देखा जाए तो एडल्टहुड में, यानी कि जब हम बड़े होते हैं, तो हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती है, जबकि जन्म के साथ हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 230 हड्डियां होती है, जो कि आगे जाके फ्यूज होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और फाइनली जो रहेगा, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियां ही रहेंगी। इनकी वजह से इनमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहेंगे, जॉइंट्स होंगे और लिगामेंट्स भी रहेंगे। ये सब के कारण एक दूसरे का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने में का मदद मिलती है। ओके, सुरेंद्र एंड शंभू, गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आपका भी। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज का मतलब क्या है। अगर आप देखोगे कि ये समझो जॉइंट है मेरा, कोनी है मेरी, यहाँ पे 2 हड्डियां है, यहाँ पे एक हड्डी है। अगर इनको आमने सामने ला दिया जाए, तो जैसे ही मूवमेंट होगी, ये एक दूसरे के ऊपर घिसेंगी, घर्षण होगा इनके बीच में, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल चीज होगी। और साथ ही साथ बार बार घर्षण होने के कारण इनमें डीज भी हो सकते हैं, यानी कि ये उखड़ सकते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े निकल सकते हैं, बराबर। अब जब ऐसी नौबत आएगी, तो हम उस जॉइंट को यूज ही नहीं करेंगे, जो कि हमें अर्थराइटिस जैसे कंडीशन में देखने मिलता है। ये ना हो, इसीलिए इसके बीच में एक स्पेशल मटेरियल रहता है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, जो कि इन दोनों को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। इस कार्टिलेज के, समझो कि ये इस प्रकार से कार्टिलेज रहेगा, यहाँ पे एक हड्डी रहेगी, यहाँ पे बची हुई 2 हड्डियां। तो जब भी मूवमेंट होगी, ये कार्टिलेज पे होगी, ये एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करती, जिसके से पेन नहीं होता, है ना। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कार्टिलेज डैमेज होता है, हड्डियां आमने सामने आ जाती है, इसी की वजह से कोई भी जॉइंट मूव करने जाओ तो उसमें पेन होता है। तो ये कार्टिलेज हो गया। जॉइंट्स तो हमें पता ही है। लिगामेंट्स, आपने कई बार स्पोर्ट्स प्लेयर को वगैरह सुना होगा, यार लिगामेंट इंजरी हो गई, लिगामेंट इंजरी होगी। अब लिगामेंट मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है लिगामेंट, और इसमें होता क्या है, अब देखो कि समझो ये वाला जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है। अगर सामने से किसी ने बहुत जोर से मेरा हाथ खींच लिया, चांसेस है
कि ये जॉइंट से मेरी अगली हड्डियां निकल जाए और बस पीछे का ही हाथ रह जाए, तो ये हड्डी मतलब ये जॉइंट से पूरी हड्डियां डिसलोकेट हो जाए, ये हो सकता है। बट ये ना हो, इसीलिए इस बोन से लेके इस बोन तक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, जो कि चाहे जो हो जाए जॉइंट के बाद, मतलब जॉइंट से उस दोनों में से किसी भी हड्डी को सेपरेट नहीं होने देगा। जैसे ये खींचेगा तो ये लिगामेंट उसको पकड़ के रखेगा। तो हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू है उसको हम कहते हैं लिगामेंट, है ना। तो ये लिगामेंट्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज, ये सब मिला के एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं, जिनका काम हमारी हेल्थ और हमें अलग अलग मूवमेंट्स करने के लिए और एक्टिविटीज करने के लिए सपोर्ट करना, यही इसका मेन काम होता है। अगर हम लोग आगे जाके बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहला फंक्शन होता है सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करता है? जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जो भी हमारे टिश्यूज है, इन सबको ये सपोर्ट करता है। कैसे? भाई हमारी जो छाती का पिंजड़ा है, रिब केज जिसको कहते हैं, क्या काम है इसका? इसके अंदर हार्ट यानी कि हमारा हृदय और हमारे लंग्स, ये दोनों महफूज है। अगर सामने से कभी कुछ लग जाए, हम ऐसे सामने की तरफ गिर भी जाए, तो भी डायरेक्टली हमारे हार्ट के ऊपर कोई आघात नहीं होगा, क्योंकि ये हड्डियां उस शॉक से उसको बचा देगी। हमारा ब्रेन सबसे सॉफ्ट टिश्यू है, उसके ऊपर उतना ही कड़क हड्डी है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, तो ये उसके अंदर सपोर्ट के साथ साथ महफूज रहेगा। सेकेंडली प्रोटेक्शन, अगर इसके ऊपर कोई भी हमला हो जाए, किसी भी प्रकार से कुछ भी लग जाए, अब देखो पीछे की तरफ भी अगर देखोगे, कई बार देखते हैं हम लोग कि जब लोगों को मारा पीटा जाता है, कमर भैया अब सबसे कॉमन पार्ट होता है, लात भी मारते हैं, हम कहते हैं कमर पे लात मारेंगे, है ना। भाई वहीं पे नजदीक में हमारी किडनियां हैं, वहीं पे नजदीक में हमारी यूरिनरी सिस्टम है। तो फिर जो हमारी रीढ़ की हड्डियां है और उसके बाद में जो हमारा हिप बोन है, ये इन सबको प्रोटेक्टेड रखता है। हर बार हम लोग बैठते हैं तो सीट के ऊपर ही बैठते हैं, तो भाई इस बैठने उठने की वजह से कितना डैमेज हो सकता है किडनीज में, बट ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारी हड्डियां उसके अंदर इसको महफूज रखती है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट। ये जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट की वजह से तो हम लोग मूव हो सकते हैं। भाई कोई है आधा सर आगे और आधा सर पीछे ऐसे मुझे हिला के दिखाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन में ऐसे जॉइंट ही नहीं है जो मूव हो सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूं कि यार ये जो रिब्स है, इनको उल्टी दिशा में पीठ की तरफ लेके जाओ, कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वो जॉइंट नहीं है जो मूव कर सकते हैं। बट हमारे पैरों में, हमारे हाथों में वो सारे जॉइंट्स हैं जो हमें चलने फिरने, दौड़ने, भागने और कोई भी एक्टिविटी करने का स्वातंत्र देते हैं। अगर ये ना मूव होते तो ये मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होता। स्टोरेज, हर हड्डी, हमको पहले से पता है कि भाई इसमें तो कैल्शियम भरा पड़ा है, इसीलिए बचपन से दूध बहुत ज्यादा पिलाया जाता है बच्चों को, कि दूध पीना हड्डियां दांत मजबूत होंगे, बराबर। इसमें कैल्शियम का स्टोरेज तो रहता ही है। इवेंचुअली जब हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैल्शियम का इस्तेमाल हर सेल के अंदर जरूरी होता है। हर सेल में कैल्शियम आयंस के बिना मैक्सिमम सेल्स ऐसे हैं जिनको अगर कैल्शियम ना मिले तो वो जिंदा भी नहीं रह सकती। तो इनको ये कैल्शियम सप्लाई करने का काम भी हमारी हड्डियां ही करती है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस, सुना है कभी आपने इसके बारे में? ओस्टियोपोरोसिस सुना है कभी? ओस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब उसमें होल बन जाना। अगर किसी भी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, अगर आप कैल्शियम रिच फूड खाते नहीं हो, कैल्शियम खाते हो लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 होना भी जरूरी है। तो सिर्फ कैल्शियम खा के नहीं चलता, विटामिन D3 भी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? सुबह सुबह जो ताजी ताजी धूप निकलती है उसमें आपने घूमना जाना चाहिए, जिसके से विटामिन D3 हमारे शरीर में ही बनता है। अगर नहीं बन रहा तो आपको एक्सटर्नली दवाई के रूप में वो भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर बाई चांस किसी के शरीर में कैल्शियम की लेवल कम होती है, तो भाई हड्डी से ज्यादा प्रायोरिटी हर एक सेल को जिंदा रखने के लिए दी जाती है, और इसीलिए हड्डियों से कैल्शियम को खींच के बाहर निकाला जाएगा और उसको सेल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि सेल सर्वाइव करे। और ये कंडीशन जब बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक रहेगी, तो हड्डियों में कैल्शियम निकल जाने की वजह से लिटरली होल बन जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ऐसे कंडीशन में हड्डियों की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रहती, मजबूती नहीं, क्योंकि उसमें से कैल्शियम निकाला जा रहा है, और ये हड्डियां जल्दी से जल्दी फ्रैक्चर भी हो सकती है। हल्का सा धक्का लगा और ये फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, पूरा कैल्शियम इससे निकला जा रहा है। तो कैल्शियम के साथ साथ में ये फॉस्फोरस भी, 85% फॉस्फोरस प्लस इसके साथ साथ में इसमें मैग्नीशियम भी कुछ कुछ हद तक स्टोर किया जाता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है येलो कलर का बोन मैरो, जिसके अंदर ब्लड सेल्स तैयार होते हैं, जिसको हम हीमेटोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोपोएसिस। यानी कि जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हमारे खून के जो 3 इंपॉर्टेंट सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनका निर्माण भी इन्हीं हड्डियों के अंदर होता है। जो जो हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि हमारा थाई बोन हो गया, हमारा ये स्टर्नम बोन हो गया, इनके बीच में ये येलो कलर का फ्लशी मास रहेगा, जिसके अंदर ये क्या कहते हैं, बोन मैरो होगा, और उसके अंदर ये सेल्स तैयार होने का काम चलते रहता है। ओके, कैल्शियम के लिए जिंक जरूरी होता है ना? कैल्शियम के लिए जिंक नहीं बेटा, जिंक की जरूरत कहाँ पे होती है? जहां पे जख्म भरनी है, वुंड हीलिंग जहां पे होनी है। अब देखो किसी इंसान को समझो एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुकी है, उसके जख्म भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जख्म है, इसकी वजह से वहां पे प्लास्टर नहीं करवा सकते, प्लास्टर नहीं कर सकते तो वो हड्डियां भरने में टाइम लगता है, फिर उसमें पेन भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, उसके बाद में क्या कहते हैं, विटामिन D3, इन सब के कंबाइंड कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे। कैल्शियम और विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे हड्डियां जल्दी भरनी शुरू हो जाएगी, और जिंक के कारण जो होता है ये वुंड हीलिंग फास्ट होता है। जहां पे जख्म हुई है वो जख्म भरने में जिंक ज्यादा काम आता है। ओके, कैल्शियम के साथ डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, समझ में आ गया? यही सारे यूजेस जो है ये आपके लिए हिंदी में भी दिया गया है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से पढ़ सकते हो। क्लियर है सबको? सबको सारे फंक्शन समझ में आ गए? किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें? एनी बडी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जो स्टार्टिंग से हमने 2 चीज, पहले इंट्रोडक्शन देखा और इसके फंक्शंस देखे। क्लियर है सबको? चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोन मार्किंग्स के ऊपर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाते हैं, बोन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, तो इसके ऊपर कई सारी क्रेविंग्स देखने मिलेगी हमें, यानी कि इसके ऊपर कई सारे निशान बने हैं। यहाँ पे तो ये सीधा सीधा बोन रहेगा, बट जैसे ही इसके एंड के पास आते हैं, यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पे एक टीला जैसा है, यहाँ पे एक नॉच है। ये सारी चीजें क्या होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस यानी कि जो चीज उससे बाहर आ रही है। इसमें होता है ट्यूबरकल, जहाँ पे स्मॉल राउंडेड बम्प होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हड्डी है, इसके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है ना, जो हमारे थाई बोन्स में होगा, जो कि अटक जाएगा और जकड़ लेगा। सेम चीज हमारे शोल्डर में भी देखने मिलती है। उसके बाद में होते हैं ट्राइचेंटर्स, जो कि लार्ज प्रोजेक्शंस रहेंगे, जो स्पेसिफिकली जॉइंट को मजबूती देने में काम में आते हैं। और फिर स्पाइंस, यानी कि ऐसे नोकीले प्रोजेक्शंस इसमें देखने मिलते हैं। रेयरली किसी किसी हड्डियों में ये भी प्रेजेंट होते हुए हमें नजर आ जाते हैं। उसके बाद में डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि गड्ढा, हड्डियों में गड्ढा। तो इसमें फॉसे नाम से पहला आता है, जो कि शैलो रहेगा, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं रहेगा, एकदम हल्का सा रहेगा। ब्रॉड रहेगा, मतलब ये छोटा सा बट बड़ा रहेगा, इसको हम कहेंगे फॉसे। उसके बाद में ग्रूव्स, जिसमें फरो लाइक मार्किंग, मतलब ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। एंड लास्ट में नॉचेस, जो कि बोन के एजेस पे प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर 3 डायमेंशन में देखोगे तो ऐसा गड्ढा और टीला, गड्ढा और टीला, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे बीच में गड्ढा है, यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे पीछे तरफ भी उभरा हुआ है। ये होता है नॉचेस। ओके, उसके बाद में ओपनिंग्स। अब ओपनिंग मतलब क्या है? जहां पे वो खुला है। फोरामेना, जहां पे वेसल्स के लिए होल रहेगा। अब कौन से वेसल्स? यहाँ पे आते हैं ब्लड वेसल। हड्डियों के अंदर ब्लड वेसल्स आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमने देखा कि इसमें जो ये ब्लड सेल्स तैयार होते हैं वो खून में जाएंगे कैसे? खून में जाने के लिए उसमें ब्लड आना चाहिए, तो ये इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए उसके अंदर आता है। तो जो भी ये हेड रीजन रहेगा उसमें ही ब्लड वेसल्स अंदर बाहर आते हैं। अंदर आएंगे, नया ब्लड लेंगे, उसको लेके बाहर चले जाएंगे। तो जिस एरिया से वो आते हैं उसको कहेगा फोरामेना। कैनल्स यानी कि पैसेजवेज, जो यहाँ पे ऐसा ट्यूब लाइक पैसेज दिख रहा है वो। एंड फिशर्स,
जो कि स्लिट लाइक ओपनिंग, हल्की सी ऐसी स्लिट मतलब क्या होता है कि समझ लो कि ये ऐसा दरवाजा है, ओके। ये जब आधा अधूरा खुला रहेगा तो जो बीच में गैप रहते हैं ना, इसको स्लिट कहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई ओपनिंग रहती है उसको कहा जाता है स्लिट लाइक ओपनिंग। ये सब कुछ अगर देखा जाए तो एग्जाम में आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जितना मैंने एग्जाम एनालिसिस किया। बट अगर हम लोग बोन मतलब स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो भैया ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी को हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में पढ़ना है आप उस पर देखें। अब इससे मदद क्या होती है, ये सारे के सारे जो चिन्ह हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सारे के सारे जो मार्किंग्स हमें देखने मिलते हैं, इसकी वजह से एक बोन दूसरे बोन से या तो कनेक्ट होता है, या तो उसके साथ में अटैच होता है, या तो इनमें से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। बोन के अंदर सेल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। दो प्रकार के सेल्स, एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट और दूसरे होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता, हड्डियां है भाई, हड्डियों में कहाँ से सेल्स आएंगे? बिल्कुल होते हैं। और ये तो है ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो भी तो हड्डियों के अंदर ही बन रहे। बोन मैरो इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैयार होती रहती है। तो अगर किसी के शरीर में खून की कमी है, आप बाहर से खून चढ़ा सकते हो, अदरवाइज उसका बोन मैरो अच्छा होना जरूरी है। तो एक कंडीशन होती है थैलेसेमिया, जिसके अंदर नई आरबीसी बन ही नहीं पाती। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये हड्डियों के मार्किंग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ने में और एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अब ये जो बोन्स है इनका क्लासिफिकेशन, इनका साइज शेप कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो लंबी हड्डियां, लॉन्ग बोन्स, नाम से ही पता चल रहा है भैया वो बहुत ही लंबी रहेगी। और तो और अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इस स्ट्रक्चर में बीच में ये फ्लेशी मटेरियल होगा जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। और इसी के अंदर बोन मैरो भी प्रेजेंट रहेगा जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी तैयार होता है। और बाहरी लेयर अगर हम देखेंगे तो ये जो होता है ये हार्ड बोन होगा, एकदम पत्थर जैसा कड़क। तो बाहर से भले पत्थर लगे लेकिन इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट बोन। ठीक है। जिनकी लंबाई ज्यादा होगी और स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होगा, इनको हम लॉन्ग बोन्स या फिर लंबी हड्डियां कहेंगे, जैसे फीमर एंड ह्यूमरस। फीमर यानी कि हमारा थाई बोन, ह्यूमरस यानी कि हमारा ये बोन। इसके अलावा और क्या होती है? छोटी हड्डियां जो कि एकदम छोटी, और इसके अंदर ज्यादातर स्पंज ही भरा रहेगा। तो कार्पल्स एंड टार्सल्स मतलब ये वाले बोन्स, ये वाले जो बोन्स है ना, यहाँ पे जो हाथ लगाने के बाद लगते हैं, वैसे आपके फीट में भी जो बोन आते हैं, आपके पैरों तले भी जो बोन आते हैं, वो भी उंगलियों वाले नहीं, उसको मेटाकार्पल कहा जाता है या फिर मेटाटार्सल कहा जाता है। ये जो पीछे वाले हैं, है ना, इनको कहा जाता है कार्पल्स। फिर आते हैं चपटी हड्डियां यानी कि फ्लैट बोन्स। हाइट में देखो तो ये बिल्कुल चपटी रहेगी, जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, है ना। अब खोपड़ी की मोटाई कितनी है भाई? इतनी सी है, चपटा है वो बोन, है ना। जितने भी है फ्रंटल पैराइटल वगैरह जितने भी बोन्स है, सारे के सारे बोन्स जो है ये चपटे वाले बोन्स रहेंगे। उसके बाद में स्टर्नम बोन यानी कि जो हमारा चेस्ट बोन होता है, हम जैसे टाई लगाते हैं ना, टाई के शेप का ये बोन रहता है, ये इस प्रकार से ये शेप रहता है इस बोन का। बट इसकी मोटाई कितनी है? एकदम चपटा वाला है ये बोन। और इसका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आते हैं इरेगुलर बोन यानी कि जिसका कोई शेप नहीं बताया जा सकता, ऐसे जो कि ना तो गोल है ना तो चौकोनी है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें आते हैं हमारे वर्टेब्रा के बोन्स। वर्टेब्रा यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके बोन्स। अगर उसका शेप देखोगे तो भैया उसके बीच में ऐसा एक होल रहेगा जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरेगा, और फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्शन रहेगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन, ऐसा कुछ तो भी इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर यहाँ पे भी देखो तो ये कुछ ऐसा। अब इसको क्या शेप बताएंगे भाई? इसका कोई शेप ही एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको हम कहेंगे इरेगुलर बोन्स।
फिर आते हैं सिस्मोइड बोन, ऐसे जो कि बहुत ही छोटे से और गोल शेप के बोन्स रहेंगे। गोल शेप, जो हमारी घुटने की वाटी हम कहते हैं ना, घुटने पे हाथ लगाने के बाद जो हड्डी मिलती है, वो ना तो नीचे वाले बोन की है ना तो ऊपर वाले बोन की है, बराबर। ये अलग है। सेम वे में अगर आप हाथ में भी देखो तो यहाँ पे दो हड्डियां है, यहाँ पे दो हड्डियां है। ये कहाँ से आया? ये वाला जो बोन है उसको कहा जाता है पटेला। तो यह जॉइंट को मजबूती देने में काम में आता है। तो ये सारे हमारे अलग अलग बोन्स रहे। क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन है बेटा? एनीबडी, एनी क्वेश्चन यहां तक? सब क्लियर है सबको? चलो काफी बढ़िया। अगर कुछ भी डाउट लगे आप बीच में भी पूछ सकते हो। हुँ? अब अगर हम बोन के अंदर झांक के देखें तो भाई बोन के अंदर तो पूरा कैल्शियम ही कैल्शियम भरा हुआ, ये हमें लगता है, बट ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर बोन को आप सीधे बीच में से काट के देखोगे तो अंदर की तरफ ये आपको फ्लेशी बोन दिखने मिलता है, और जो बाहरी तरफ ये व्हाइट कलर की परत है वो एक्चुअली हार्ड बोन है जिसमें कैल्शियम रहेगा। बाहर से वो जितना मजबूत है अंदर से वो उतना ही छोटा रहेगा। और इनकी जो लेंथ है, इस लेंथ को अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन है इसको कहा जाता है एपिफाइसिस। फिर यहाँ पे जो ये उभराव दिख रहा है इसको कहा जाता है मेटाफाइसिस। बोन की जो मेन लेंथ होती है इसको कहा जाता है डायफाइसिस। इस प्रकार से इसके नाम अलग अलग रहेंगे। डायफाइसिस जो है, डायफाइसिस मतलब कौन सा? ये सबसे लॉन्गेस्ट रीजन है ना, बोन का जो बीच वाला लॉन्ग रीजन है। ये एक सिलेंडर शेप का शाफ्ट रहेगा जिसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। इसमें मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट रहेगी। ओके, ये जो बीच की खाली स्पेस है इसको कहा जाता है मेडुलरी कैविटी। और इसके बाहरी तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हार्ड बोन देखने मिले, या फिर इसको हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। दोनों तरफ से ये क्या करता है, इस सॉफ्ट वाले पार्ट को संभाल के रखता है। बाहर से कितना भी आप मारने की कोशिश करो, एक तो हड्डियां आराम से टूटती नहीं है, तो अंदर की चीज एकदम महफूज रह जाती है। दूसरा आता है एपिफाइसिस, यानी कि ये वाला रीजन, एपिफाइसिस। अब इसका क्या रोल होता है? इसमें राउंडेड एंड्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि स्पॉन्जी बोन से बने रहेंगे, और ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जो होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करके फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर आपको दौड़ते हुए जाना है फॉर एग्जांपल कहीं पे, हर बार जब आपके पैर जमीन पे टिकेंगे उसका एक शॉक लगेगा, है ना। अब देखो आपका ध्यान नहीं होगा, आप आराम से बैठे हो और अचानक से कोई आपको धक्का मार दे तो क्या होता है भाई, घुटनों पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि हम धपाक करके जब गिरते हैं पैर टिकते हैं, घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है। तो जब आप रेगुलरली चल रहे हो उस टाइम पे भी प्रेशर आता है। लेकिन ये जो प्रेशर आता है इस गोल की वजह से हर जगह पर, इस गोल में से आके वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एक जगह पर हमें झटका नहीं लगता। फिर आता है पेरियोस्टियम। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग होता है जो कि ब्लड वेसल्स से बना रहेगा। इसमें नर्व्स भी रहेंगे और इसमें वो सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ और हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर हड्डी की क्या कहते हैं, डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो ये काम करता है। और मेडुलरी कैविटी जो होती है डायाफिसिस में प्रेजेंट रहेगी जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा। सॉरी, जिसके अंदर क्या है, ये वाला जो लाल कलर है ना, इसको लाल कलर इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस कैविटी में ही हमारा बोन मैरो रहेगा। यही वो बोन मैरो है जिसमें हमारे सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब तैयार होते रहते हैं। इसी के हिंदी में भी आपको दिया गया है वर्जन, क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम आते हैं मेन हमारे स्केलेटन के पास में। ये जो हमारा स्केलेटन है इसको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है? दूसरे का नाम होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये क्या है? देखो अगर हम ऐसे सीधे खड़े रहे,
है ना। अगर हम सीधे खड़े रहे तो हम देख सकते हैं कि हमारे सर से लेके हमारे कमर तक, यानी कि जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां तक हमारी पूरी बॉडी एक ही हिस्सा है। इसमें कोई चीज बाहर से जोड़ी नहीं गई है ना। पूरा का पूरा एक ही हिस्सा है। बट अगर हम बात करते हैं हाथ और पैरों की, तो भाई ये बाहर से जॉइंट में इसको घुसाया गया है, बाहर से इसको जोड़ा गया है ना। तो ये हमारी जो सेंट्रल बॉडी है, इसमें कम से कम जॉइंट्स रहेंगे, वो वाली बॉडी को हम कहते हैं एक्सियल, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में है। तो कोई भी चीज जब सेंटर में होती है उसको कहा जाता है एक्सिस। आपने बचपन से सुना होगा, देखो कि जैसे पृथ्वी गोल घूमती है, लेकिन किसके घूमती है गोल? अपने एक्सिस के गोल घूमती है, यानी कि उसकी जो सेंटर में अगर एक लाइन डालेंगे तो वो उसी के आसपास गोल घूमती है। वैसे ही हमारे बॉडी का ये सेंट्रल पार्ट है, एक्सिस है ये बॉडी का, है ना। तो एक्सिस में जितनी हड्डियां हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारी खोपड़ी, हमारे वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डियां, और हमारी पसलियां, ये जो हमारे रिब्स है, ये सब कुछ इसमें आते हैं। इनका काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखना, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारा मज्जा जो है उसको प्रोटेक्टेड रखना। साथ ही साथ में ये बॉडी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी पीठ अगर सीधी है तो उसका कारण भी यही रीढ़ की हड्डियां है। रिब केज के अंदर हार्ट और लंग्स ये ज्यादा महफूज होते हैं, और साथ ही साथ में जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं उस वक्त भी ये हड्डियां हमें मदद करती है। अगर स्ट्रक्चरली देखो तो भैया ये तो हड्डियां हैं, बट ये ग्रे कलर का जो मैटर है ये क्या है? ये जो ग्रे कलर का मैटर है इसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज मतलब क्या? ये कुछ ऐसा मटेरियल है जो हड्डियों से तो थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन मसल से ज्यादा मजबूत है, और इसमें हल्की हल्की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो जब तुम डीप ब्रीदिंग करके लंग्स में पूरी की पूरी सांस भर लोगे तो हम क्या कहते हैं? हम सीना तान के खड़े हैं। तो हमारी सीने की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। जब हड्डियां है तो वो स्ट्रेच कैसे होगी? स्ट्रेच होता है ये कोस्टल कार्टिलेज, ये हल्का सा खींच जाता है, जिसकी वजह से हम सीना तान भी सकते हैं, अदरवाइज फिर वो नॉर्मल रहेगा। अगर ये कोस्टल कार्टिलेज ना रहता तो हम कभी सीना तान नहीं सकते, भाई जो है उतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है उसके अंदर। फिर हमारी खोपड़ी, उससे जुड़े हुए सारे चेहरे के बोन्स, यहाँ पे ऑडिटरी बोन्स यानी कि जो कान से जुड़े हुए बोन्स रहेंगे, मैलस इनका स्टेप्स, वो बोन्स रहेंगे। रिब केज यानी कि हमारी पसलियां, ये सामने वाला जो बोन है, दिस इज कॉल्ड एज द टर्नम, जिसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि ये क्या होता है, टाई के शेप का रहेगा। तो देखो टाई की नॉट और ये टाई का शेप इसमें हमें देखने मिलता है। इसी से इंस्पायर होके जो टाई की नॉट बांधी जाती है वो इसी से इंस्पायर होके। ठीक है, समझ में आ गया? एनीबडी एनी क्वेश्चन गाइस? आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा यार, मुझे समझेगा कैसे? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? क्या हुआ बेटा, कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं? बता तो दो मुझे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मुझे पता चलने का कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका चैट में हो नहीं हो। मुझे यहाँ से आपका प्रेजेंस नहीं दिखता। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एटलीस्ट एक थम्स अप कर सकते हो, हाँ यस सर कुछ तो कमेंट में लिख सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे स्कल के पास। अब ये स्कल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है, इसके जितने भी बोन के नाम है, ये सारे नाम आपको उसके पोजीशन के साथ साथ याद करने पड़ेंगे। देर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आप चाहते हो तो मैं आप आइडिया एक बता सकता हूँ बाद में,
बट उसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका रिप्लाई आना जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी बोन के नाम्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। खोपड़ी का फोटो दिया जाएगा, ये वाला बोन हाईलाइट करेंगे, पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा वाला बोन है। इसके अलग अलग 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ, तो बस आपको इसमें से जो जो हड्डियों के नाम दिख रहे वो सारे के सारे याद करने हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग हमारी रीढ़ के हड्डी के पास। अब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे गर्दन से शुरू होती है और हमारा जो सीट है जिसको हम मंकी बोन भी कहते हैं वहां पे जाके खत्म हो जाता है। तो इसके टोटल 5 हिस्से देखने मिलेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल, यानी कि जो हमारी गर्दन की हड्डियां होती है। खोपड़ी खत्म हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो खोपड़ी खत्म हो गई। उसके बाद में जो शुरू हुआ है, शुरुआत के 7 हड्डियां होती है गर्दन वाली, है ना। उसके बाद में आता है थोरैसिक, यानी कि ये ऊपर वाली पीठ होती है, ऊपरी पीठ, जो इस एरिया में आता है। इसमें 12 हड्डियां होंगी जो कि हमारे पसलियों को कनेक्ट करता है, रिब्स को कनेक्ट करता है और पसलियों का पिंजरा बनाता है। उसके बाद आता है लंबार, यानी कि जो हमारी लोअर बैक है, यानी कि निचली पीठ हो गई। सैक्रम एंड कॉकिक्स, ये सबसे लास्ट में यहाँ पे देखे जाते हैं, जो 5 और 4 ऐसे मिला के 9 हड्डियां एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड, यानी कि एक दूसरे को चिपकी रहेगी। ये हर हड्डी अलग अलग है और इनके बीच में ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये कार्टिलेज है। तो ये हल्का हल्का मूव होता है। आप जब आगे झुकते हो ये हल्का मूव होगा, आप जब पीछे झुकते हो ये हल्का मूव होगा। बट ये जो कॉकिक्स और सैक्रम जब सबसे लास्ट वाले हैं, ये एक दूसरे में चिपके हुए हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि 230 में से कई सारी हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, उनमें से ये भी हड्डियां हैं तो बड़े होते के साथ में आपस में जुड़ जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने इरेगुलर बोन्स देखा उसका ये एग्जांपल है। देखो इसका शेप क्या एक्सप्लेन करोगे, ये गोल है, इसके बीच में होल है, इसको 2 सींग है, इसको 3 सींग है, क्या बताएंगे? कुछ बता ही नहीं जा सकता। इसीलिए इसको हम इरेगुलर बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोरैसिक वर्टेब्रा में कितने हड्डियां होती है, या फिर गर्दन के अंदर कितनी हड्डियां होती है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? उसके बाद में दूसरी तरफ आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि हमारे हाथ और हमारे पैर। तो इसको हम कॉमनली कहते हैं लिम्स। हाथ और पैरों को कॉमनली कहते हैं लिम्स। हाथ जो है हमारे, इनको हम कहते हैं अपर लिम्ब, एंड जो हमारे पैर है इनको हम कहते हैं लोअर लिम्ब। हाथ मतलब अपर लिम्ब, पैर मतलब लोअर लिम्ब। तो इसमें भी कौन से बोन्स आते हैं, सबके नाम दिए गए हैं। आपको अच्छे से नाम याद करके जाना पड़ेगा। एग्जाम में आपको इसके ऊपर भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अनुबंधी कंकाल के नाम से जाना जाता है। और अगर टोटल हम हड्डियों की बात करें तो भाई हमारे क्रेनियम, यानी कि जो हमारा खोपड़ी है, इसमें टोटल 8 बोन्स देखने मिलते हैं। फेस में, यानी कि चेहरे के अंदर, हमें 14 बोन्स देखने मिलते हैं। वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि ये जो हमारा अभी रीढ़ की हड्डी या फिर जिसको कशेरुक स्तंभ कहते हैं, उसमें टोटल सारे के सारे मिला के जो 5 हिस्से हैं, सबके मिला के 26 हड्डियां होगी। रिब्स एंड स्टर्नम, जो हमारी पसलियां है, एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, मतलब 12 पेयर्स, तो ये मिला के हो गए 24। और सेंटर में जिसको जुड़े हैं वो स्टर्नम का एक और बोन 25, इसमें 25 होंगे। अपर लिम्ब, यानी कि हमारा हाथ, अगर हाथ की एक तरफ हम देखेंगे, सिर्फ एक तरफ, एक हाथ में होते हैं 30 हड्डियां, तो दूसरे में भी 30 होंगे। कार्पल्स, यानी कि ये वाली हड्डियां, है ना, ये होंगी 8। उसके बाद में लोअर लिम्ब, सॉरी माय मिस्टेक, कार्पल्स मतलब ये वाले उंगलियों के बोन्स। उसके बाद में लोअर लिम्ब, यानी कि हमारा निचला हिस्सा जो पैरों में आएगा, उसमें भी एक तरफ होंगे 30, दूसरी तरफ भी उतने ही।
टार्सस यानी कि हमारे फीट बोन्स जो रहेंगे 7, पेल्विक गर्डल यानी कि हमारा जो कमर वाला हिस्सा है उसमें रहेंगे 2 बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज, एंड पेक्टोरल गर्डल यानी कि हमारा ये वाला हिस्सा, इसमें होते हैं 4 हड्डियां। ऐसे टोटल मिला के हमारे बॉडी में 208 बोन्स होते हैं। ये वाला टेबल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ पे कितनी हड्डियाँ हो सकती है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका है कि जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं वो होती है 80 हड्डियाँ। तो स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, थोरैसिक, मतलब ये सारे के सारे उसमें आएंगे। थोरैक्स यानी कि हमारा रिब्स, रिब केज एंड स्टर्नम, ये इसको याद रखने का तरीका है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल यानी कि हमारा क्लैविकल बोन वाला, लोअर लिम, अपर लिम, हैंड, हैंड के अंदर कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये सब कुछ आएगा। पेल्विक गर्डल यानी कि हमारी कमर की हड्डी, हिप बोन, फीमर यानी कि हमारा जो थाई बोन है वो, लोअर लेग के अंदर टिबिया, फिबुला, पटेला, एंड फुट बोन्स, तो वो सारे मिला के 126। तो भैया जो मेन सेंट्रल बॉडी है उसमें है सिर्फ 80 हड्डियां, और जो उपांगीय कंकाल है या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है 126 हड्डियां। ये दोनों मिला के अगर आप देखते हो इट बिकम्स 206। राइट, क्लियर है बेटा? अब हम सीधा आते हैं जॉइंट्स के पास। जितने भी जॉइंट्स हमारे बॉडी में है ये 3 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। देखो, कुछ जॉइंट्स है जो हम इजीली हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो कुछ जॉइंट को हम हिला भी नहीं सकते। ऐसे भी जॉइंट्स बॉडी में होते हैं। तो उसकी मूवमेंट कितनी होती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसके बेसिस पे इनके 3 जॉइंट किए गए हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, यानी कि जिसमें कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं रहेगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो लास्ट लेक्चर में देखा था उससे ये जुड़ी रहती है, और इसमें एब्सोल्युटली नो मूवमेंट होगी। जैसे कि ऐसा कौन सा बोन है भैया? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कंकाल के अंदर देखा था वो हमारे स्कल बोन्स। अब ये जो सूचर्स है ये एक प्रकार के जॉइंट ही है। ये बोन और ये बोन एक दूसरे को जॉइंट हो गए। यहाँ पे ये बोन और ये बोन एक दूसरे को जॉइंट है, बट इसको हिला सकते हैं क्या? खोपड़ी को थोड़ा सा ऐसा ऐसा मोड़ सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे भी हमारी आंखों के आसपास भी हड्डियों के जॉइंट है, नेजल बोन और ये हमारा फ्रंटल बोन, ये भी जॉइंट है। इसको हम हिला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, एकदम टाइटली पैक्ड रहेगा। तो जो भी हमारे स्कल की हड्डियां आएंगी उसमें जितने भी जॉइंट्स है इनको हम कहते हैं क्या? फाइब्रस जॉइंट, जो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकता। ओके। वैसे ही गोम्फेसिस मतलब क्या है? जहाँ पे हमारे मसूड़े में हमारे दांत है, ये भी तो एक प्रकार का जॉइंट ही है। दांत बाहर है, मसूड़े अंदर है, दांतों के रूट्स अंदर है, उसमें वो धसे हुए है ना। इसको मूव कर सकते हैं क्या, हिला सकते हैं क्या? तो ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल भी हिलते नहीं है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है और थोड़ी सी एकदम लिमिटेड वाली मूवमेंट होगी। जैसे कि हमारे रीढ़ के हड्डी में शेरुक स्तंभ जो अभी देखा ना उसमें प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। भाई इसको तुम थोड़ा सा मूव कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कहोगे कि भाई छाती से ऐसे 90 डिग्री में जाओ, वो नहीं पॉसिबल। हल्का सा आगे झुक जाओ, हल्का सा पीछे झुक जाओ, लिमिटेड मूवमेंट इसमें हो जाएगी। सेम चीज जो कोस्टल कार्टिलेज का हमने सीना तान सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलोगे छाती फोल्ड करके रख दो तो भाई वो नहीं होगा। लिमिटेड मूवमेंट इसमें हो सकती है। एंड लास्ट में आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमारे कंधे हो गए, हमारा एल्बो हो गया, हमारा रिस्ट हो गया, घुटने हो गए, पैरों के अंदर के जॉइंट्स हो गए, जिनकी वजह से हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो फ्रीली मूवेबल रहेंगे। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी रहेगा, ताकि जब भी ये मूवमेंट होगी तो ये किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होने देगा। ये हड्डियों को एक प्रकार का ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से एकदम पेनलेस कंडीशन में मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, समझ गया बेटा? क्लियर है सबको? किसी को भी कोई भी डाउट है? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। राइट?
क्लियर है सबको? बेटा कोई हो क्या लेक्चर में? किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं है। चलो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा जो हृदय तंत्र हम जिसको कहते हैं वो वाले सिस्टम। हम सबको पता है कि भाई अगर हम जिंदा है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारा हृदय और उसके साथ साथ में हमारे अलग अलग जो ब्लड वेसल्स है वो सब कुछ देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है अब है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। बढ़िया। हमारा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन है जो दिन में कम से कम 1 लाख बार धड़कता है, कॉन्स्टेंटली धड़कता है। और अगर ये बात कहूँ मैं कि ये जो भी हमारा ऑर्गन है, ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसकी उम्र हमसे भी 8 महीने ज्यादा होती है। मतलब क्या, जब भी बच्चा पैदा होना माँ की कोख में शुरुआत होता है, तो सबसे पहला अगर कोई ऑर्गन बनता है वो होता है हमारा हार्ट। तो जब बच्चे का पेट में 1 महीना 1.5 महीना होता है तभी हार्ट तैयार हो जाता है, और तब से वो नॉन स्टॉप धड़कता है जब तक हम मरते नहीं तब तक के लिए। तो नॉन स्टॉप इसकी धड़कनें जो है वो चलती रहती है। दिन में लगभग 1 लाख बार के आसपास वो पंप करता है। अगर देखा जाए तो एक दिन में 7,500 लीटर के आसपास ब्लड इसमें से गुजरता है, और अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 बीट्स पर मिनट ये उसका स्पीड रहता है। ये पूरा का पूरा मसल से बना हुआ ऑर्गन जिसका वजन 250 से 350 ग्राम के आसपास रहता है, और ये क्लोजेस्ट फिस्ट के साइज का होता है। मतलब क्या, अगर अपनी लेफ्ट हाथ को अगर आप ऐसे करते हो, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना ये ऐसा हार्ट दिखाना, भाई ये कोई हार्ट मतलब ये यहाँ के ऊपर हार्ट नहीं है, ये आपका एओर्टा है जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये और ये वाला पार्ट। तो एग्जैक्टली हमारी बंद मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट होता है। इतना ही हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट हाथ की जो बंद मुट्ठी रहेगी इस शेप में, वही हमारे हार्ट का एग्जैक्ट साइज है, जो 250 से 350 ग्राम का वजन रहेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स को हम कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले चेम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अगर हार्ट के लेयर्स की बात करें तो इसको 3 लेयर से प्रोटेक्शन मिलता है। जो सबसे अंदरूनी, ये अंदर वाला जो लेयर है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम यानी कि ये बीच वाला मसल है जिसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होंगे, जो स्पेसिफिक मसल्स है, जिंदगी भर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहेंगे। और फिर लास्ट में आता है एपिकार्डियम, जो कि इसका बाहरी लेयर है, ताकि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते कहीं ये हट ना जाए, या फिर ये अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा भी ना हो जाए। ओके, तो ये इसके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो ऊपरी तरफ, जो राइट साइड में ऊपरी हिस्सा है राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऊपरी हिस्सा है लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में निचला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में निचला हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो 4 हिस्से हैं इनको डिवाइड भी किया जाता है वैल्व्स की मदद से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है उसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रक्चरली देखोगे तो इसमें से 3 पंखुड़ियां दिखेगी, जैसे फैन को 3 पंखुड़ियां रहती है वैसे ही, और ये बंद होता है। वही दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट के बीच में जो होता है मिट्रल वॉल, या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें इस प्रकार से 2 ही पंखुड़ियां रहेगी और ये बंद होगा। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद में एक आता है पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। अब ये सब कुछ क्या है, मैं एक एक करके हार्ट के अंदर से ब्लड कैसे गुजरता है आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, हम सबको पता है कि पूरे बॉडी में जो अशुद्ध रक्त तैयार होता है,
यानी कि जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये इम्प्योर ब्लड इस ब्लू कलर की वेन से जो है ये हार्ट के पास चला आता है। जब वो निचली बॉडी से आता है उस वेन का नाम है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ से आने वाला, और ऊपर वाले तरफ से आएगा वो होगा सुपीरियर वीना कावा। इन दोनों तरफ से आके ब्लड राइट साइड के एट्रियम में आ जाता है। सारा अशुद्ध ब्लड जमा कहां पे हुआ? राइट साइड के एट्रियम में। इसकी कैपेसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 75 ml। अप्रोक्सीमेटली 75 ml के आसपास इसकी कैपेसिटी है। सारा ब्लड इसमें आएगा, इसमें जमा होगा। जब ये धड़केगा यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और इसका सारा कंटेंट राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रियम खाली। अब ये जो वाल्व है, इस वाल्व का काम क्या है? नेक्स्ट टाइम पे जब वेंट्रिकल धड़केगा तो ये उल्टी दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये सीधे ही जाते रहना चाहिए। अब राइट एट्रियम में जो अशुद्ध रक्त आया एक धड़कन के साथ में ये राइट वेंट्रिकल में गया, ये दरवाजा भी बंद हो गया, मतलब यहां से उल्टा नहीं जा सकता। अब दूसरी बार में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, ये वॉल्व खुलेगा और सारा का सारा ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। कहां पे जाएगा? लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के इसमें ऑक्सीजन भर दिया जाएगा, रक्त हमारा शुद्ध हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेट होने के बाद में ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में आएगा। खून ने राइट एट्रियम से शुरुआत की, राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से वो लंग्स के पास गया, लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम के पास आया। फिर से जब यह धड़केगा ये मिट्रल वॉल्व यानी कि जो बाइकस्पिड वॉल है इसको खोल के लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फाइनली जब लेफ्ट वेंट्रिकल धड़केगा तो एओर्टा से निकल के ये पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए निकल जाता है। दिस इज हाउ द ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस। हमारे शरीर में जो भी खून है वो हृदय में इस डायरेक्शन में पास होता है। और ये जगह जगह पर ये जो वॉल्व्स है ये सिर्फ इसीलिए है कि भाई एक बार सामने की तरफ गया ब्लड उल्टा ना आ जाए। वैसे देखो इसमें गया और फिर उल्टा आ गया तो फिर इसमें जगह नहीं बचेगी, नेक्स्ट टाइम ब्लड आएगा, इसलिए यहाँ पे भी वैल्व है। वैसे ही यहाँ पे भी है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो किसी भी प्रकार से खून उल्टी दिशा में नहीं बहेगा। ओके, समझ में आ गया? ये वॉल्व्स के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस वही चीज थी, क्या इनका नाम है और क्या इनके रोल्स रहेंगे। अब जब हार्ट धड़कता है तो ये आवाज कैसे करता है? अगर आपने कभी स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट की धड़कन को प्रॉपर से सुना, आपको समझेगा कि भाई इसमें तो दो आवाजें आती है। एक आवाज टुप, फिर छोटे से टुप 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 टुप, ये ऐसी आवाज आती है। धड़कन एक ही होगी लेकिन उसमें दो छोटे छोटे बीट्स आते हैं। इसलिए आप देखो जब किसी क्या कहते हैं ना, गाने में या फिर किसी अवार्ड शो में ऐसे दिल के धड़कने सुनाते तो भी वो वैसे ही बजते, टुप 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 टुप, क्योंकि ये पैर में बजता है। अब ये ऐसा क्या है? जब हम देखते हैं कि दिल धड़कता है तो उस टाइम पे एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स ये एक साथ नहीं धड़कते। पहले समय दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है। क्या बताया मैंने? जब पहली धड़कन आती है तो दोनों अपर पोर्शन, दोनों एट्रियम धड़कते हैं और इसका कंटेंट नीचे आ जाता है। तो ये पहला साउंड होता है विच इज कॉल्ड एज लब। और उसके बाद में जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो खून जो है हार्ट के बाहर जाएगा, राइट साइड से वो लंग में जाएगा, लेफ्ट साइड से वो एओर्टा के जरिए हृदय से बाहर जाएगा, है ना। तो जब वेंट्रिकल्स धड़केंगे उस टाइम पे जो आवाज आती है इसको डब की आवाज कहते हैं, इसीलिए वो लबडब 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 ऐसे हमें हार्ट की धड़कनें सुनाई देती है। और ये आवाज एक्चुअली आती कैसी है? ये जो अभी हमने वॉल्व्स देखे ना इसमें अलग अलग, तो जैसे समझो कि ये ऐसा वॉल्व है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये खुला और फिर ये एकदम झटके के साथ बंद होगा क्योंकि हवा भी नहीं जानी चाहिए।
इसमें पूरा वैक्यूम है, हवा भी नहीं जानी चाहिए। तो ये जो आवाज के साथ बंद होता है, ये वाली वो आवाज है। तो जब भी एओर्टा के बीच वाले वॉल्व्स, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये जब बंद होंगे, इनको हम कहेंगे लब साउंड। और जब पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व बंद होंगे, तो उससे बनेगा डब वाला साउंड। लब का साउंड यानी कि पहला साउंड हमेशा बड़ा रहता है, दूसरा साउंड थोड़ा सा छोटा रहता है। तो आप धड़कन सुनोगे भी तो भी आपको हमेशा ऐसे ही सुनाई दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लब और डब, ये दो अलग अलग आवाजें जो है हार्ट के, वो बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लड वेसल के पास। अब हमारे हार्ट की अगर बात करें, तो हार्ट और ब्लड वेसल ये सब मिलके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बनाते हैं। और इसके अंदर खून और सिर्फ खून ही रहेगा, इसमें कहीं पे भी हवा की जगह नहीं है। जैसे आप सोचो कि आपने एक पाइप में पानी भर दिया, तो उसमें बीच बीच में हवा के बुलबुले भी आते रहते हैं। यहाँ पे एक भी हवा का बुलबुला नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अदरवाइज इंसान की डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं पे भी एक भी हवा का बुलबुला नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं जा सकता। इसीलिए आपने ये भी चीज ऑब्जर्व की होगी कि भाई जब भी डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं, उसमें अगर एयर बबल्स आते हैं, उसको टैप कर करके पूरा निकाल देते हैं। क्योंकि एक छोटा सा बुलबुला भी अगर खून में फंस गया, वो इंसान के मौत का कारण बन सकता है। कब क्यों वो किसी और दिन देखेंगे, बट फिलहाल इन ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये हार्ट के बिना अधूरे है, क्योंकि हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो इनमें नहीं जाएगा, और अगर इनमें ब्लड नहीं जाएगा तो वो हार्ट के पास वापस भी नहीं आएगा। तो ये इन शॉर्ट ऐसा स्ट्रक्चर है कि हार्ट ने ब्लड पंप किया, उसमें से बाहर निकाल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के जरिए पूरे बॉडी में फैलेगा, हर एक सेल के पास जाएगा, उसको ऑक्सीजन देगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देगा, और फिर वापसी के समय उसके पास में जितना भी कचरा जमा हुआ है, वो सारा का सारा लेके फिर से हृदय के पास आएगा, फिर से वहां से वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेट होके आएगा, फिर से पूरे बॉडी में घूमने चला जाएगा। यही प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, इनके बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, और तीसरा होता है कैपिलरी। आर्टरी का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध ब्लड जिसमें जाएगा, उसको हम कहते हैं आर्टरी। और जिसमें डीऑक्सीजन ब्लड आएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से हार्ट में आएगा, उसको हम कहते हैं वेन्स। अब वेन्स में क्या चीज है भाई, हार्ट से जब दिल धड़क रहा है, तो ग्रेविटेशनल फ्लो के साथ साथ खून नीचे बह जा रहा है, बट वेन्स में एंटी ग्रेविटी फ्लो होना है ना, ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ आना है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच सकती है। ठीक, ब्लड का वजन अच्छा खासा होता है, हमारे बॉडी का 6 to 7% वेट खून ही लेता है। तो जब भी इसको उल्टे डायरेक्शन में ऊपर आना होगा, तो इसको नीचे खिंचाव महसूस होता है। तो चांसेस क्या है कि खून उल्टा बहने लगे। ये ना हो इसलिए जैसे हार्ट में वाल्व्स थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे धमनियों में भी वाल्व्स रहते हैं। ब्लड ऊपर जाएगा, अगर उल्टा आने की कोशिश करेगा, ये बंद होगा, तो वो वहीं पर रहेगा, फिर नेक्स्ट प्रेशर के साथ में वो ऊपर के ही दिशा में चलता रहेगा। आर्टरी में ऐसे कोई भी वाल्व की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा फ्लो होना है। एंड कैपिलरीज का मतलब होता है एकदम छोटे से छोटे साइज के, जो हमारे केश रहते हैं, हमारे बाल है ना, एक सिंगल बाल उससे भी पतले होते हैं, जैसे आपको आंखों में देखने मिलेंगे, जैसे हमें लंग्स में देखने मिलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है अल्वियोलाई के पास में। यही वाली चीजें हमें किडनी में देखने मिलती है, ग्लोमेरुलस के पास में, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। राइट, तो ये इस प्रकार से तीन तरीके के ब्लड वेसल्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं का हिंदी वर्जन भी आ, आपके लिए है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद में जो दिल धड़कता है, वो एग्जैक्टली होता कैसे है। पहले एट्रियम ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल्स ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसके लिए हमें
दिल की धड़कनों में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको जानना जरूरी है। ठीक है। हमारा हार्ट जो धड़कता है वो इलेक्ट्रिक करंट के बदौलत धड़कता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो ये धड़क भी नहीं सकता। बट ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है, कहाँ पे, क्या, कैसे, चलो देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के 3 पॉइंट है। एक होता है साइनोएट्रियल नोड, दूसरा होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और तीसरा होता है बंडल ऑफ हिस एंड परकिंज फाइबर्स। ओके। जब भी हम हमारे हार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 3 जगह पर ये देखने मिलता है। देखो, ये नेक्स्ट वाला डायग्राम है लेकिन अभी देखेंगे। जो हमारा राइट साइड का एट्रियम है ना, वहां पर एसए नोड प्रेजेंट रहेगा। एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे, यहाँ पे वेंट्रिकल शुरू हुआ, यहाँ पे एट्रियम, इनके जंक्शन पे दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। और फिर ये जो भी ऑरेंज कलर में दिख रहा है तो पूरे वेंट्रिकल्स में करंट को फैलाने के काम में आता है। इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस या फिर परकिंज फाइबर्स। ये इलेक्ट्रिक तारों के जैसा है जो कि करंट को शुरू करता है हार्ट के अंदर। ठीक है। बाकी हर सेल में करंट नहीं जाएगा, यहीं से करंट जाएगा। जो ऑरेंज कलर का पाथवे है वो वायरिंग है हार्ट की, ऐसे समझ लो, उसमें से करंट फ्लो होता है। इससे नोड में करंट जनरेट होगा, तैयार होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे स्विच ऑन हुआ कि ये ऐसे मल्टीपल पाथवे से ये एवी नोड पे पहुंचेगा। इसमें लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों ही कवर कर दिए जाएंगे, तो दोनों एक साथ धड़क जाएंगे। ये धड़केंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, करंट आगे पहुंच गया, ये रिलैक्स हो जाएंगे। अब यहां से इस बंडल ऑफ हिस्से या फिर परकिंज फाइबर से दोनों वेंट्रिकल्स पे करंट पहुंच जाएगा, तो फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो पहले एसए नोड की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, एवी नोड से वो आगे चले गए, तो एवी नोड की बंडल ऑफ हिस और परकिंज फाइबर की वजह से ये नीचे के जो वेंट्रिकल्स है वो भी धड़कना शुरू कर देते हैं। तो उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। और जब भी ये पूरे प्रोसेस होती है इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है एक दिल के धड़कन आने में। ओके। दिल की एक धड़कन आने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखो कहाँ पे कितना टाइम है, अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे दिया गया है कितने मिली सेकेंड। इसके ऊपर इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, या डिग्री एमफार्म लेवल पे आता है, बट अगर आपको चाहते हो आप तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो वो आपके लिए है। अब ये जो धड़कन की प्रोसेस है इसमें सेल्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं भैया? सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लो होगा। अब जब इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लो होता है तो उसमें आयंस प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, और इसके बेसिस पे सेल में पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्जेस भी तो होंगे, बराबर। तो सबसे पहले ये चार्ज निगेटिव में रहेगा। जब सेल धड़क नहीं रहा है उस वक्त ये आराम कर रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट शुरू हुआ, फेज 0 के अंदर क्या होता है? सोडियम आयन चैनल्स खुलेंगे। सेल के ऊपर जो सोडियम आयन के चैनल्स है वो ओपन होंगे और सोडियम सेल के अंदर जाएगा। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव से करंट पॉजिटिव 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 पे आएगा। जब वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक पहुंचेगा सोडियम आयन चैनल्स बंद होंगे। अब सेल में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, अब क्या करें? अब पॉजिटिव को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 1 नंबर की जो फेज है वहां पे पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे और पोटेशियम को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, पॉजिटिविटी को छोड़ दो। फिर 2 नंबर वाली फेज आएगी जिसके अंदर कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम के चैनल्स खुलेंगे और कैल्शियम अंदर आएगा क्योंकि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। तो जब एक्चुअल में दिल धड़कता है वहां पे कैल्शियम के कारण ही होगा। कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम की कमी होगी तो हार्ट भी ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ तक बॉडी में जितने भी मसल्स है इनको जब भी कॉन्ट्रैक्ट होना है कैल्शियम के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था ना ओस्टियोपोरोसिस के टाइम पे, ये हर सेल में कैल्शियम की जरूरी है क्योंकि वो बाद में फिर बोन से निकाल लिया जाता है। कैल्शियम की ये जरूरत है।
जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना है, कैल्शियम के बिना वो हो नहीं सकता। तो जब दिल एक्चुअली धड़केगा, कैल्शियम के कारण होगा। धड़क मतलब एक बार धड़क के हो गया, उसके बाद में क्या है, कैल्शियम का भी काम खत्म हो गया, तो फिर वापस से इसको 3 नंबर के फेज में बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर वो वापस वहीं पे आएगा जहां से उसने शुरुआत करी थी। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इसके अंदर दौड़ता रहेगा। तो हर धड़कन के साथ यही साइकिल हार्ट के एसए नोड में, एवी नोड में और परकिंस फाइबर में होती हुई हमें नजर आती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए और उसके बाद में वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा अच्छे से? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हार्ट अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो हमें कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि हार्ट बीट, भाई हार्ट बीट तो सबको पता है, ये 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 65 से लेके 80 बीट्स के बीच में होने चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा हार्ट सही से काम कर रहा है। बट ये तो ऊपर ऊपर से हो गया, अंदर झांक के देखा जाए तो, है ना? तो अंदर झांक के देखेंगे तो हर धड़कन के साथ हार्ट में से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, इसका एक वॉल्यूम होता है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो वीनस रिटर्न है उसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 75 ml है। अगर हार्ट में आ रहा 75 ml है तो जाएगा भी तो 75 ml, तो ये अप्रोक्सीमेटली रहेगा 70 से 80 ml, मतलब हर धड़कन के साथ हार्ट में से 70 से 80 ml बाहर निकलता है। ये जो वॉल्यूम है इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक धड़कन में हार्ट से कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, एक धड़कन में हार्ट से कितना ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 70 से 80 ml। अगर ये कम हुई है इसका मतलब तुम्हारा दिल नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, वो फेल होने जा रहा है। और अगर ये नॉर्मल से ज्यादा है इसका मतलब भाई तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, क्योंकि जब थकते हैं उस टाइम पे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती है तो हार्ट से निकलने वाले ब्लड की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम कार्डियक आउटपुट भी देखेंगे। अब कार्डियक आउटपुट मतलब क्या? ये जैसे एक धड़कन में आया वैसे 1 मिनट में दिल से कितना खून गुजरेगा। तो सिंपल क्या है भाई, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास हार्ट बीट से एक बीट में इतना, तो 80 बीट में कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता चल जाएगा 1 मिनट में कितने हार्ट के बीट्स आ रहे और हर बीट में कितना ब्लड आ रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर के आसपास आएगा। अगर इतना है मतलब भाई तुम्हारा दिल बढ़िया से काम कर रहा है। अगर आप कभी दौड़ने चले जाओ, कोई गेम खेलो जिसमें आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हो, थक रहे हो, तो हार्ट रेट बढ़ता है, ये हमें पता है ना? सांसें भी फूलने लगती है, दिल भी जोरों जोरों से धड़कने लगता है, कुछ समय के लिए हार्ट बीट बढ़ते भी है। तो वहां पे ये 5 से 6 लीटर के बजाय 20 से 25 लीटर तक भी जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में अब 80 के बजाय 120 बीट्स हो रही है, तो 75 × 120 वो लीटर्स बढ़ जाएंगे। समझ गए? और फिर आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। ये जो ब्लड आउटपुट हुआ इसी को बस हम परसेंटेज में देखेंगे। अगर 6 लीटर जाना था, 6 का 6 लीटर गया, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन 100% है। अगर 6 लीटर जाना था, 5 ही लीटर गया है, तो 5/6 × 100 कितने परसेंटेज आए वो देखना है। इससे क्या पता चलता है हमें? हर इंसान में ब्लड का वॉल्यूम अलग अलग देखने मिलता है, आपके वजन के हिसाब से वो वैरी करता है। अब 40 साल के 4 लोगों को ले लो, एक जिसका वजन 40 किलो है, दूसरा जिसका 80 किलो है, तीसरा जिसका 100 किलो है और चौथा जिसका 150 किलो है। सबकी उम्र सेम है, सब मर्द ही है, लेकिन सबके बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम अलग अलग है, सबकी दिल की धड़कनें अलग अलग है। तो भाई एक लेवल क्या आएगी कंपैरिजन की? हम कहेंगे कि नहीं, जिसका 6 लीटर से कम ब्लड होगा वो प्रॉब्लमेटिक है। भाई 40 किलो वाला इंसान है, उसके बॉडी में ही 4.5 लीटर ब्लड रहेगा, तो इसका मतलब क्या वो प्रॉब्लमेटिक है? नहीं। तुम 150 किलो के इंसान को बोलो कि भाई 6 लीटर वाला ब्लड कम है, हाँ ठीक है, समझ में आएगा।
तो हर बार इंसान तो इंसान इसको चेंज कैसे करेंगे? इससे अच्छा इसको परसेंटेज में कहेंगे। मेरी बॉडी वेट के हिसाब से उसका 10% ब्लड होगा। आ गया सही बात? 50 किलो है तो 5 लीटर होना चाहिए, 100 किलो है तो 10 लीटर होना चाहिए। क्लियर बात हो गई। इसीलिए ये वॉल्यूम को परसेंटेज में हम एक्सप्लेन कि भाई जो भी तुम्हारे दिल के अंदर ब्लड आता है उसका इतने परसेंटेज बाहर जाना चाहिए। कितना? जितना मैक्सिमम हो उतना। अगर ये 55% से ज्यादा है, 60%, 65%, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये 55% से कम जा रहा है, इसका मतलब भाई तुम्हारे हार्ट अटैक के चांसेस है। तुम्हारा हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि ये 50% से नीचे आ गया, मतलब तुम्हारी हार्ट रेट आधी हो गई, या फिर तुम्हारा ये जो इजेक्शन वॉल्यूम है ये कम हो गया। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स है उनका साइज बड़ा हो गया है, हार्ट के अंदर कहीं पे जख्म है, सूजन है, ऐसी कंडीशन में इसका वॉल्यूम कम होगा। तो ये हमें सूचित करता है कि भाई ये सही समय है इसके तरफ ध्यान देने का, अदरवाइज हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी पक्की है। ये कितना रहना चाहिए? 55% से ज्यादा, तब तुम्हारा हार्ट परफेक्टली काम कर रहा होता है। तो ये किस लिए है, इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हम ईसीजी देखते हैं, है ना, जब हम ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी में कैसे वेव्स आते हैं? ये इस प्रकार से, पहला पी वेव, फिर क्यू वेव, एस, पी क्यू आर एस, और फिर बाद में टी वेव, है ना। अब इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। आपको ध्यान में क्या रखना है बस, पी वेव में एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से आएगा, और टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन द ईसीजी टी वेव क्या दर्शाता है? तो वो दिखाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पी वेव क्या दिखाता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। बस ये नाम याद रखो और कुछ मत। ये जो कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस वो इसकी वजह से होगा, पी वेव इसकी वजह से होगा, एंड टी वेव जो होगा वो इसकी वजह से होगा। बस इतना ही ध्यान में रखो और कुछ भी ध्यान में नहीं रखो। ठीक है? क्लियर है बेटा सबको? अच्छे से एकदम। अब लास्ट पार्ट आता है हम लोग खून के पास में, क्योंकि ये हार्ट और ब्लड के ब्लड वेसल के अंदर घूमेगा क्या? खून ही तो घूमेगा। तो जो ब्लड होता है ये बॉडी का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है, क्योंकि कल मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा ये बॉडी का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी है, इकलौता लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हर ऑर्गन के छोटे से छोटे हिस्से पे जाके हर सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ सप्लाई करता है ना। जैसे ये इसेंशियल सब्सटेंस ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, और साथ ही साथ पूरे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर किसी और फॉर्म में हो, को भी ये रिमूव करता है। तो इसके अंदर चार चीजें हैं। एक होगा प्लाज्मा, जो कि इसका लिक्विड पार्ट रहता है। फिर इनमें तीन सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन सेल्स रहेंगे। अब ये क्या क्या रहते हैं? अगर देखा जाए तो इसमें प्लाज्मा, आपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया है, एक एक्सपेरिमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। किया है आपने ये एक्सपेरिमेंट? कभी किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि आप देख भी सकते हो उसको। कभी भी अगर आप लेबोरेटरी में खून देने जाते हो ना टेस्टिंग के लिए, तो देखना एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करके वो उससे एक छोटी सी डिब्बी रहती है उसमें रख देते हैं हमारा खून। अगर इस खून को बिना हिलाए कुछ देर तक वैसे ही रख दिया जाए, तो आपको देखने मिलेगा कि पहले ये जो ट्यूब के अंदर आपका खून था, अब उसमें से लाल कलर जो है ये नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड देखने मिलता है ना।
आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख लेना, आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो जो भी ये नीचे बैठे हैं, ये है हमारे सारे के सारे सेल्स। कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्लियर लिक्विड दिखेगा, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो पूरे खून का 55% तो भैया प्लाज्मा ही है, जिसमें पानी भरा पड़ा है और कुछ प्रोटीन्स है ना। तो ये क्या है भाई? अगर तुम सेल्स को देखोगे, सेल्स तो एक प्रकार के हार्ड मटेरियल है, ये अपने आप फ्लो नहीं होते। तो इनको फ्लो करने के लिए जो पानी दिया गया है, पानी सप्लाई किया जाता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको सस्पेंशन बनाना है, आपने जेल्यूसिल का सस्पेंशन देखा होगा। जेल्यूसिल एंटासिड आता है, डाइजीन एंटासिड आता है। उसको भी अगर आप बिना शेक किए रखो तो सब कुछ नीचे बैठ जाएगा, ऊपर सिर्फ पानी पानी रहेगा। पानी का काम क्या है? जो भी ये पार्टिकल्स है इनको सस्पेंडेड रखना। वैसे ही जब खून हमारे बॉडी बॉडी में दौड़ता है, तो ये इस पानी में सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फैला के रखता है, ताकि वो सही से फ्लो हो सके। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन नाम के। और इसके साथ साथ जो भी चीज हम खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट इसी में एब्जॉर्ब होते हैं। बॉडी में जो भी हार्मोन्स घूमते हैं, जो भी गैसेस घूमते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड कलेक्ट करके लाता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ये भी सब इसी पानी में घुल मिल जाते हैं। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो खून बह नहीं सकता, खून गाढ़ा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो ये काम है इस प्लाज्मा का, क्योंकि इन सारे सेल्स को सस्पेंडेड रखेगा। और मेजरली फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें, आरबीसी, या फिर इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। कैसे? एक आरबीसी के पास में इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एक चेन यहाँ, एक चेन यहाँ, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। हीमोग्लोबिन पे 4 मॉलिक्यूल, तो एक आरबीसी पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। और साथ ही साथ में आरबीसी का जो रेड कलर है वो क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है। आयरन यानी कि लोह। ये जो लोह है वो लाल कलर देता है। देखो, आपने दुनिया में भी देखा होगा कि जब भी कोई लोहे की चीज जंग पकड़ती है तो वो लाल कलर की होती है। अब जंग पकड़ना मतलब क्या? लोहे का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, है ना। जब लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वो लाल कलर देता है। यहाँ पे क्या दूसरी चीज है फिर? यहाँ पे भी लोहे का एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीजन से अटैच है, तो वही लाल कलर देता है। तो खून में भैया हीमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा, उतना ही खून का कलर ज्यादा डार्क शेड में होगा। आप देखो, कभी भी आपको कट वगैरह लगता है, अगर आपको लगता है ना कि आपका ब्लड का कलर टोमेटो रेड हो गया है या फिर काफी फेंट हो गया, मतलब भैया पक्का आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, बॉडी में आयरन की कमी है। या तो आयरन सप्लीमेंट, या तो फिर जो पदार्थ, मतलब जो खाने की चीजों में आयरन है, जैसे पालक मेथी की सब्जी वगैरह हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, जो दाल वगैरह हम लोग खाते हैं, वो खाना शुरू कर, तो फिर आयरन कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सॉरी। तो ये आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। खून जब भी लंग्स में जाएगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच होगा और वो पूरे बॉडी में जहां जहां पे जो जो सेल्स को जरूरत है वहां पे बांटने फिरेगा। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, या फिर इसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है? ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, जो हम इम्यूनिटी कहते हैं ना, इम्यूनिटी में जो भी सेल्स है वो इनके कारण है। अब ये एक कॉमन नाम है डब्ल्यूबीसी, बस इसके अंदर और 5 छोटे छोटे टाइप के सेल्स आते हैं, जो इसके बाद हमें देखने हैं। ओके, और लास्ट में आते हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, जिनका काम होता है खून को जमाना। जैसे मुझे कट लग गया, थोड़ी देर बाद वहां पे खून जम जाता है ताकि बाहर खून नहीं आए। तो ये जो क्लॉट बनता है, इसकी शुरुआत करने वाले सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स। ये जो सेल्स होते हैं, हर एक की लाइफ स्पैन होती है, मतलब ये सेल्स कभी जिंदगी भर काम नहीं करते, इसीलिए तो बोन मैरो में ये बार बार बनते रहते हैं।
तो आरबीसी की जिंदगी जो है ये रहती है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की जिंदगी जो है 15 से 30 दिन। और प्लेटलेट्स की जिंदगी जो है ये होती है 3 से 4 दिन। तो इतने दिनों में चाहे इनका इस्तेमाल हो चाहे ना हो, इनको शरीर ही मार देता है और वापस से उनकी जगह पे नई सेल्स को रिक्रूट कर देता है। पुराने जाएंगे नए आएंगे, पुराने जाएंगे नए आएंगे, अपने अपने दिन के हिसाब से। साथ ही साथ अगर इनके हम नॉर्मल वैल्यूज की भी बात करें तो आरबीसी जो होती है, ये आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स रहते हैं फीमेल में, और मेल में 5.5 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी दोनों में ही कॉमन रहता है 4,000 से लेके 10,000 के बीच में। बस ये दो ही पूछेंगे, प्लेटलेट का कभी पूछ रही है तो टेंशन ना लो। यस कल्पना बिल्कुल सही। आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 15 से 30 दिन एंड प्लेटलेट्स 3 से 4 दिन। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी कई क्वेश्चंस कई पेपर्स में आ चुके हैं, आपको डीपीपी में देखने मिलेगा इसके ऊपर आज क्वेश्चन। और कभी सीधा क्वेश्चन नहीं आता, कभी घुमा फिरा के पूछते हैं कि नीचे दिए गए कौन से सेल है जिनकी जिंदगी 3 से 4 दिन रहेगी। ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार हाँ प्लेटलेट की जिंदगी कितनी है, डब्ल्यूबीसी की कितनी है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, घुमा के भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है मैंने जैसे बताया, इसके अपने आप में अलग अलग अकाउंट होते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा जो हम करते हैं डीएलसी का, है ना, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट किया है प्रैक्टिकल। ब्लड का स्मीयर लेते हैं, उसको स्टेन करके फिर देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स, वो वाला। तो ये जो भी सेल्स हमने देखे, हमने सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख लिए, तो आप उसी को एक बार पढ़ लेना। हिंदी में भी आपके लिए दिया गया है ताकि आपको जो समझ में आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम सिर्फ डब्ल्यूबीसी काउंट वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो भैया उसमें हमें एक ही सेल दिखेगी, बट जब ब्लड स्मीयर देख के उसके अंदर स्टेनिंग करके देखते हैं, अलग अलग शेप अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसमें देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं न्यूट्रोफिल्स जो 60 से 70% रहेंगे। जब भी बॉडी में कोई भी प्रकार की इंजरी होती है, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बैक्टीरिया फंगाई, ये कोई भी जब बॉडी में आता है, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो पहले सूजन आती है, खुजली होती है, रेडनेस होता है, ये होता है न्यूट्रोफिल्स के कारण। जब जब इन्फ्लामेशन होगा वो होगा न्यूट्रोफिल्स के कारण। फिर आता है लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 25% रहेंगे, इसमें बी सेल्स रहते हैं और साथ ही साथ में टी सेल्स भी रहेंगे। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आता है, हम कहते हैं कि उसकी एंटीबॉडी बनाई जाती है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमने देखा है। तो ये जो एंटीबॉडी बनाने का काम है ये बी सेल और टी सेल मिला के करते हैं। जब भी वैक्सीन दिया जाएगा तो एंटीबॉडी बनती है और वो हमारे मेमोरी सेल में चली जाती है। तो जिंदगी में कभी भी वो बैक्टीरिया आके हम पे अटैक करे तो हमारे पास ऑलरेडी उसकी रेडीमेड एंटीबॉडी अवेलेबल रहेगी, तो हमें कोई भी बीमारी होती नहीं है। इसीलिए बचपन से वैक्सीनेशन करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज पहले से तैयार रहे, अपनी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे, कोई भी इन्फेक्शन आ जाए भाई उसका वैक्सीन लिया है, चलो टेंशन की बात नहीं। कोविड के टाइम पे भी हमने वैक्सीन लिया था, क्यों? उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम समय था, अच्छा खासा मेडिसिन उस पर डेवलप नहीं हो रहा था, तो कम से कम उसको होने से तो रोक सकते हैं, इसीलिए। फिर आते हैं मोनोसाइट्स जो कि 3 से 8% रहेंगे। ये मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। मैक्रोफेज का काम होता है सेल एनगल्फमेंट, यानी कि अगर समझो कि ये मैक्रोफेज सेल है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को ये अपने अंदर संभालेगा और इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइजोसोम। ये एंजाइम इसके ऊपर छिड़क दिए जाएंगे तो ये बैक्टीरिया के छोटे 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 बहुत टुकड़े बना देते हैं, बहुत ज्यादा टुकड़े बना देते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से मर जाता है और फिर उसको बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है।
इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ये वाला वर्ड देखो, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब उसको खाना, साइटोसिस मतलब सेल, सेल ने उसको खाना, फैगोसाइटोसिस। और खाके क्या करती है, उसको पूरे छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करके इसको निकाल देता है। उसके बाद में आते हैं इओसिनोफिल्स, 1 से 4% रहते हैं बस। ये जो भी पैरासाइट्स है, पैरासाइट मतलब पेट में कभी जंत कहते हैं ना हम लोग, वर्म्स, वो हो जाते हैं ज्यादा मीठा खाते हो वगैरह उस टाइम पे, जो कि हमारे ही बॉडी का न्यूट्रिशन खींचते हैं और वो खुद जिंदा रहते हैं, इनको हम कहते हैं पैरासाइट। अगर बॉडी में कभी भी ऐसे पैरासाइट्स आ जाए, या फिर कभी कभी देखो कुछ कुछ लोगों को एलर्जी आती है ना, कि कोई कहता है कि यार मुझे धूप से, मतलब मुझे धुएं से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो उस एलर्जी में भी ये वाले सेल्स आएंगे। और लास्ट में आते हैं बेसोफिल्स, जो सबसे कम तादाद में होते हैं, वो भी हिस्टामाइन की मदद से एलर्जिक रिस्पॉन्स तैयार करने में मदद करता है, क्योंकि उसमें मेजरली हिस्टामाइन आएगा। हिस्टामाइन को बस सपोर्ट करने के लिए ये सेल्स आते हैं। तो ये हार्डली एक खाद्य सेल हुआ तो हुआ, वरना वो भी नहीं होता। ठीक है। टीएन पांडे सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी खासियत है कि आप द्विभाषी नोट्स बनाते हैं, अन्य अध्यापक केवल इंग्लिश। बेटा आपकी अगर डिमांड है तो क्यों नहीं बनाऊंगा। हम है किस लिए, आपको पढ़ाने के लिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके डिमांड के हिसाब से मैं द्विभाषी नोट्स अगर नहीं ला रहा हूँ, तो ये मेरा फेलियर है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं दिल से कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है, ये आपने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे लिए तो वही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को चाहिए, इससे अलावा और एक शिक्षक को क्या चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो ये है हमारे सारे के सारे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स के एग्जाम्पल्स, और वही सब कुछ जो अभी तक हमने इंग्लिश में लिखा। ओके बेटा, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ बाकी टीचर्स को भी बताने की कि वो भी द्विभाषी नोट्स बनाए, लेकिन कैसा है देखो, सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि हम सब खुद कभी हिंदी माध्यम से पढ़े नहीं है, तो ये टर्म्स ढूंढना, उनको समझना, ये हमारे लिए भी बड़ा टैलेंट, बड़ा टास्क है। और कोई भी शिक्षक एक ही बैच नहीं पढ़ाता है, हर किसी के पास 4 4 5 5 10 10 बैचेस है ना, अलग अलग एग्जाम की है। तो किसको कितना टाइम मिलता है, कितना समय वो दे सकते हैं, उसके हिसाब से जिस जिसको पॉसिबल है, वो हर कोई कोशिश जरूर करेगा। मैं बात जरूर करता हूँ कि सब लोग कोशिश करें, जितना हो सके सब लोग करने की जरूर कोशिश। ठीक है, इतना तो वादा मैं कर सकता हूँ, बट हाँ 100% सब लोग करेंगे मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कुछ वजह भी होती है। ओके, तो बस इसी के साथ में हमारा आज का जो लेक्चर है वो हो जाता है यहीं पे खत्म। हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, यानी कि मानवीय कंकाल तंत्र जो है वो पढ़ा, और हमारा हृदय तंत्र यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ा। उसमें हृदय के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, यानी कि जो हमारे रक्त वाहिनियां हैं उनके बारे में पढ़ा, और बाद में हमने खून के बारे में भी सब कुछ अच्छे से जान लिया। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा, अदरवाइज फिर हम लोग लेक्चर खत्म कर सकते हैं। है क्या किसी को कोई भी प्रकार के डाउट। है बेटा किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या। नो, चलो परफेक्ट। तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, वही शार्प 8:30 बजे। ओके, तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, बाय बाय।